गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आराम से फेस्टिवल को सेलिब्रेट कीजिए, दबा के मिठाइयाँ खाइए और जो भी हमारी बहनें हैं उन सभी को गिफ्ट देने में कंजूसी मत करना, क्योंकि साल में एक बार फेस्टिवल आते हैं। तो आराम से बनाइए और उसके बाद डेली करंट अफेयर को वॉच कीजिएगा। पहले करें तो पहले कर लीजिएगा, पर आराम से पूरे फेस्टिवल को पूरे दिन अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। आफ्टर ऑल हमारी परंपरा है, उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं 19 अगस्त के करंट अफेयर को। यहां पर हम एक एक करके जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं बिना ज्यादा टाइम लिए। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर आप चले जाइए, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट कीजिएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होने वाले हैं? तो पेरिस पैरालंपिक आपको पता है शुरू होने वाला है। पेरिस में, फ्रांस में ओलंपिक के बाद पैरालंपिक का आयोजन किया जाएगा। वैसे हर बार जो ओलंपिक होता है उसके बाद वहीं पर सेम जगह पर सेम शहर में पैरालंपिक का भी आयोजन किया जाता है। तो ये पेरिस पैरालंपिक है 2024 में, जिसमें जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें भारत के फ्लैग बीरर की बात करें तो ये सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव होने वाले हैं। तो आंसर यहां पर हो जाएगा आंसर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां पर हमने पेरिस ओलंपिक के भी फ्लैग बीरियर की बात की थी, जो भी हमारे ध्वजवाहक थे हमने उनको वहां पर क्लोजिंग सेरेमनी और ओपनिंग सेरेमनी दोनों में ही डिस्कस किया था। अब यहां पर बात हो रही है पेरिस पैरालंपिक 2024 की। तो ये हैं हमारे ध्वजवाहक भारतीय दल के। कौन कौन हैं? तो एक है पैरा जेवलिन थ्रोअर हमारे सुमित अंतिल, और दूसरे हैं शॉर्ट पुल खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव। तो दोनों ही खिलाड़ियों को याद रखिएगा। आपको पता है 28 अगस्त से पैरालंपिक शुरू होने वाले हैं, जो कि 8 सितंबर 2024 तक आयोजित किए जाएंगे। कहां पर? सेम प्लेस, पेरिस में। इस बार जो हमने टीम भेजी है ना, उसमें 84 खिलाड़ी हैं पैरालंपिक में। अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल है पैरालंपिक गेम्स में। यहां पर हम सुमित अंतिल की बात करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 का, 21 में हुआ था, उसमें सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अब ये ध्वजवाहक होंगे ओपनिंग सेरेमनी में पैरालंपिक, जो पेरिस पैरालंपिक है उसमें। किसके साथ संयुक्त रूप से? तो शॉर्ट पुल खिलाड़ी है भाग्यश्री जाधव। तो पहला क्वेश्चन यहां पर हमारा इजीली डन हो जाता है। सेकंड पे आइए। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब का पहली बार पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, एक बार फिर पढ़ता हूं, समझना। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब का पहली बार पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया है। ठीक है, क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? तो यह है क्या? देखिए एक तरीके का किसी भी आपदा वाली जगह पर एक तरीके का हॉस्पिटल आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें दवाई और जितनी भी जरूरी चीजें हैं, है ना, क्रिटिकल ट्रॉमा या क्रिटिकल कंडीशन के केस में हेलीकॉप्टर या फिर वाहनों से, जो एरोप्लेन वगैरह हैं, फाइटर जेट हैं, उनसे डायरेक्ट इसे गिराया जा सकता है ऐसी जगह पर लोगों को आपदा से राहत देने के लिए, ताकि उनको सही टाइम पर मेडिसिन या फिर कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट दिए जा सके। तो पहली बार इसका सफल परीक्षण किया गया है, इसे बनाया गया है प्रोजेक्ट भीष्मा के तहत। आंसर भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो सफल परीक्षण किया है ऑपरेशन को पैरा ड्रॉप ऑपरेशन लॉन्च किया है भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने, ठीक है ना, संयुक्त रूप से। तो आपको समझ में आ ही गया है बेसिकली कि ये क्या है ना। क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब का इस्तेमाल मानवीय सहायता और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए किया जाएगा, है ना। किस प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया गया? तो क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब की बात करें तो यह प्रोजेक्ट भीष्मा के तहत स्वदेशी रूप से हाल ही में विकसित किया गया है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने इसका परीक्षण किया। ओके, आगे बढ़ने से पहले आज रक्षाबंधन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में क्रेजी जी के ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेस पर अप टू 80% तक ऑफ अवेलेबल है। अभी तक वैसे इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में आपको ऑफ था ही, अब
80% तक आपका जो ऑफ है वो बढ़ा दिया गया है। अप टू 80% तक आपको सारे कोर्सेज पर ऑफ अवेलेबल हो जाएगा। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में सभी कोर्सेज आपके लिए, सभी पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है। पेरिस ओलंपिक की जो ई बुक है उसके बारे में आपको बता ही चुका था, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा आप सभी को पता है नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा कर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक दोनों ही एप्लीकेशन पर उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप उसे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर और हरियाणा राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है। हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो देखिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगह पर हाल ही में विधानसभा चुनाव की डेट्स की घोषणा कर दी गई। यहां पर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं। कितनी? 90। आंसर सी यहां पर सही हो जाएगा। देखिए हरियाणा असेंबली इलेक्शन की बात करें तो 90 विधानसभा की सीटें देखने को मिलती है हरियाणा में, जिसमें से जनरल के लिए है 73 और इसके अलावा एससी के लिए 17 रिजर्व है। 17 एससी के लिए रिजर्व है हरियाणा में। ठीक है, एक चरण में ही चुनाव होगा, सिंगल चरण। अक्टूबर 1 को, 1 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे और 4 अक्टूबर को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए जम्मू कश्मीर में आपको पता है 2019 में जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था लद्दाख से अलग करके। अब उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी सीटों का परिसीमन किया गया और 90 सीटें यहां पर डिक्लेयर की गई है। जनरल की 74, एसटी की 9 और एससी की 7 हो जाती है 90 सीट्स यहां पर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो आर्टिकल 370 जब लगाया गया था, हटाया गया था, तो उसके बाद यूनियन टेरिटरी बन गई थी विधानसभा, उस वक्त चुनाव नहीं हो रहे थे और अब फिर से अनाउंस किए गए हैं कि 3 चरणों में यहां पर चुनाव कंडक्ट कराए जाएंगे, सितंबर 18, सितंबर 25 और अक्टूबर 1, और इसका रिजल्ट भी हरियाणा विधानसभा के साथ 4 अक्टूबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके, 90 सीटें हैं, इनमें से 43 सीटें आती है जम्मू से और कश्मीर से आती है 47 सीट्स। पीओके में आपको पता है 24 सीट्स हैं विधानसभा की, लेकिन पीओके में हम कंडक्ट नहीं करवा पाते, नहीं करवा सकते क्योंकि वो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो वहां पर तो इलेक्शन होंगे नहीं। तो 90 सीटों पर इलेक्शन होंगे जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू से ऑल ओवर सीटें देखें 90 है। ठीक है, भारत का नया रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो भारत का नया डिफेंस सेक्रेटरी की बात करें तो ये नियुक्त किए गए हैं हाल ही में राजेश कुमार सिंह। कौन नियुक्त किए गए? राजेश कुमार सिंह। आंसर डी यहां पर सही हो जाएगा। देखिए 1989 बैच के आईएएस अधिकारी है राजेश कुमार सिंह, जो कि हाल ही में नए डिफेंस सेक्रेटरी नियुक्त किए गए। वैसे इनके पहले अभी तक अरमानी गिरधर डिफेंस सेक्रेटरी के पद पर थे। 31 अक्टूबर को ये रिटायर हो जाएंगे, अभी हैं वैसे, 31 अक्टूबर को रिटायर होंगे और नई पोस्ट वापस इस पोस्ट को कौन हैंडल करेंगे? नए डिफेंस सेक्रेटरी आएंगे राजेश कुमार सिंह। हाल ही में काफी सारी नियुक्ति की गई है। अदर सेक्रेटरीज की बात करते हैं तो पुण्य सलीला श्रीवास्तव, ये हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में हाल ही में नियुक्त की गई। मनोज गोविल की बात करें तो ये वित्त मंत्रालय में व्यय मामलों के सचिव सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किए गए। दीप्ति उमाशंकर की बात करें तो ये सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी के रूप में हाल ही में अपॉइंट की गई है। ठीक है, अदर रिसेंट अपॉइंटमेंट की बात करें तो मैं आपको प्रीवियस करंट अफेयर में बता चुका हूं, टीवी सोमनाथन के बारे में कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किए गए, और गोविंद मोहन की बात करें तो यूनियन होम सेक्रेटरी के रूप में हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई। तो इन सभी को याद रखिएगा, क्वेश्चन हमारा डिफेंस सेक्रेटरी से था तो ये कौन बने हैं? राजेश कुमार सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी। आगे आइए, द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में किसे डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड दिया गया? तो द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, अमेरिका के मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में इसका आयोजन किया जाता है। मेलबोर्न कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया, है ना? तो इसका नाम ही क्या है? द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न। इसमें डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड दिया गया है रसिका दुगल को।
आंसर डी। वैसे मेलबोर्न में ये जो अवार्ड फंक्शन हुआ है, काफी सारे अवार्ड घोषित किए गए। एक एक करके मेन अवार्ड में आपको बता देता हूं। डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड कौन? रसिका दुगल, जिसकी अभी हमने बात की है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया 12th फेल। बेस्ट एक्टर की बात करें कार्तिक आर्यन, चंदू चैंपियन इनकी मूवी आई थी। बेस्ट एक्ट्रेस पार्वती थिरुवोथु उल्लो झुक्कू, ठीक है ना, मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो एक तो कबीर खान, चंदू चैंपियन के डायरेक्टर हैं, और निथिलन स्वामीनाथन, महाराजा, है ना, काफी फेमस मूवी है, विजय सेतुपति की, है ना। तो एक्सीलेंस इन सिनेमा ये अवार्ड दिया गया है AR रहमान को। तो पॉज करके एक बार पढ़ लेना। वैसे तो देखिए नेशनल फिल्म अवार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको कल बताए थे, पर ठीक है, यहां से हो सकता है आ जाए क्वेश्चन, तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा एम्बेसडर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इसकी हमने काफी पहले बात की थी जब अनाउंसमेंट किया गया था, रामचरण को दिया गया। ब्रेकआउट फिल्म ऑफ द ईयर ये कौन है? अमर सिंह चमकीला। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो ट्रॉली टाइम्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में 2010 में की गई थी। भारत की कौन सी अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल की गई? तो देखिए ये अकादमी है CBI अकादमी, भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अकादमी, यूपी में स्थित है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे हाल ही में इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल किया गया। और इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में ये 10वें सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर शामिल की गई। उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेशनल कॉपरेशन को बढ़ावा देना और लॉ इन्फोर्समेंट के प्रयासों को मजबूत करना, यह मुख्य उद्देश्य इंटरपोल की इस व्यवस्था का, जिसे कहा जाता है इंटरपोल ग्लोबल एकेडमिक नेटवर्क। एक नेटवर्क तैयार कर रहा है इंटरपोल। यहां पर देखिए इंटरपोल को समझना पड़ेगा आपको। इंटरपोल क्या है? वर्ल्ड की वॉचमैन या पुलिस कहलाती है। पूरे वर्ल्ड के देशों की पुलिस के मध्य में कोलैबोरेट करने का काम इसका है। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में काम करती है, सभी के मध्य में सहयोग को स्थापित करने के लिए। 1923 में इसकी स्थापना की गई थी, हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में। 195 मेंबर कंट्री है इसकी, है ना। इसका जो इंटरपोल ग्लोबल एकेडमिक नेटवर्क है, ये इंटरपोल ने 2019 में शुरू किया था। उद्देश्य सेम, लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग के लिए एक वैश्विक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। तो इसका मेंबर बना है, 10वां आधिकारिक मेंबर बना है कौन? तो CBI अकादमी, ठीक है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग के लिए CBI अकादमी हमको देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। और CBI के बारे में आप जानते हैं, पिंजरे में बंद तोता बोलते हैं, केंद्र की जांच एजेंसी है। 2024-25 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 2024-25 के लिए एस्टीमेट्स कमेटी का हाल ही में नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, डॉक्टर संजय जायसवाल को। आंसर हो जाएगा आंसर सी। कौन नियुक्त किए गए? डॉक्टर संजय जायसवाल, जिन्हें हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एस्टीमेट्स कमेटी का या प्राक्कलन कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। देखिए दो और कमेटियां, पार्लियामेंट्री कमेटी जो स्थायी कमेटी है वो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गई, दूसरी हो गई हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा कमेटी कहलाती है। 2024-25 के लिए इसके अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किए गए हैं KC वेणुगोपाल, और वैजयंत जय पांडा को कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसे कहा जाता है सार्वजनिक उपक्रम कमेटी, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोनों ही पार्लियामेंट की स्थायी समितियां हैं, तो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन हमारा एस्टीमेट कमेटी से था, तो इसके अध्यक्ष कौन बने? संजय जायसवाल। वैसे एस्टीमेट कमेटी की बात करें तो देखिए बजट अनुमानों की जांच करना इसका मुख्य कार्य है, हर साल गठित की जाती है। 30 मेंबर होते हैं और 30 ही लोकसभा से आते हैं इस कमेटी में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सरकार का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसकी जांच के लिए जिम्मेदार है। 22 मेंबर होते हैं, 15 आते हैं लोकसभा से और 7 आते हैं राज्यसभा से।
और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की बात करें, सार्वजनिक उपक्रम कमेटी की बात करें, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो बिजनेस है, उपक्रम है, उनके वित्तीय प्रदर्शन और प्रशासनिक मामलों की जांच करती है। 22 मेंबर होते हैं, 15 आते हैं लोकसभा से और 7 आते हैं राज्यसभा से। ये सारी कमेटी पूछी जाती है। तो मैंने एक बार आपको ओवरव्यू दे दिया, अध्यक्ष बता दिए, याद रखना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम विकास योजना शुरू करने की घोषणा की गई? तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू करने की घोषणा की गई। तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य, जिसने अनाउंस किया है मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना। ठीक है, देखिए इस स्कीम की बात करें तो आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि भैया एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने वाली है राज्य के युवाओं को। ठीक है, तो योजना का नाम क्या रख दिया इन्होंने? मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना। युवाओं में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए राज्य में 10 लाख नए एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की स्थापना की जाएगी और ऐसे इंटरप्राइजेस में 50 लाख लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रोजगार प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में इस स्कीम को अनाउंस किया है। विश्व फोटोग्राफी डे या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हर साल मनाया जाता है 19 अगस्त को। ऑब्वियस सी बात है, फोटोग्राफी आर्ट उससे जो जुड़ा हुआ है उनको प्रमोट करना, इन्हें प्रोत्साहित करना, इसके लिए वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है 19 अगस्त को। एन एंटायर डे 2024 में इसकी थीम है ना, आर्ट क्राफ्ट फोटोग्राफी, इसके इतिहास के बारे में लोगों को जागरूक करना, इसके प्रति जागरूक करना विकास के लिए मुख्य उद्देश्य वर्ल्ड फोटोग्राफी डे का। देखिए 1830 के दशक के अंत में एक व्यक्ति थे, लुइस डागुएरे, फ्रेंच व्यक्ति थे। इन्होंने डग्यूएरियोटाइप, जो कि फोटोग्राफी से मिलती जुलती एक उस वक्त की शुरुआती दौर था फोटोग्राफी का, उसकी प्रक्रिया का विकास किया था। तो इनके सम्मान में भी इस डे को देखा जाता है। ऑल ओवर फोटोग्राफी का विकास करना, लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब? 19 अगस्त। ओके, लास्ट क्वेश्चन। चर्चा में रहा बागडोगरा एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो बागडोगरा एयरपोर्ट की बात करें तो यह देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में। वैसे भी वेस्ट बंगाल अभी काफी सुर्खियों में है, तो वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है बागडोगरा एयरपोर्ट। ठीक है ना। देखिए हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने 3 नए रेल मेट्रो प्रोजेक्ट और 2 नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। 3 नए मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें तो बेंगलुरु मेट्रो, इसका विकास किया जाएगा 3rd फेज का। थाने इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में, और पुणे मेट्रो का 1st फेज। ये 3 तो हो गए मेट्रो प्रोजेक्ट जिसे यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दी। 2 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। एक तो है बिहटा एयरपोर्ट। ठीक है, बिहटा एयरपोर्ट की बात करें तो ये देखने को मिलेगा भारत के बिहार राज्य में। सेकेंड पश्चिम बंगाल में है बागडोगरा एयरपोर्ट। इन दोनों का ही विकास किया जाने वाला है और इन दोनों ही हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए सिविल इनक्लेव को यहां पर मंजूरी दी गई है। अब आपके दिमाग में आएगा सिविल इनक्लेव क्या? तो देखिए सेना के जो मिलिट्री एयरपोर्ट होते हैं उनके भीतर या उनके आसपास का क्षेत्र जो कि नॉर्मली यात्री विमान सेवाओं के लिए यूज किया जाता है। तो सिविल इनक्लेव को मंजूरी दी गई है 2 एयरपोर्ट में। बिहटा एयरपोर्ट बिहार में है और बागडोगरा एयरपोर्ट कहां पर है? पश्चिम बंगाल राज्य में। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, एयरपोर्ट से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो यहां पर 19 अगस्त के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में समझा। अब हम आएंगे लास्ट डे के रिवीजन पर। फास्टली एमसीक्यूज फॉर्म में हम रिवीजन देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आपको पता है वैसे कल हमने डिस्कस किया था डिटेल में। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? इजी, ऋषभ शेट्टी। सेकेंड, पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया।
किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र से संबंधित। कौन? रामनारायण अग्रवाल। कौन सा देश थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो कौन कर रहा है भाई? इंडिया। तीनों बार इंडिया ने की है। जम्मू कश्मीर का स्पेशल डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? तो आईपीएस नलिन प्रभात। 16 अगस्त को इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल से EOS 08 मिशन लॉन्च किया? तो यह लॉन्च व्हीकल कौन सा है? SSLV-D3। श्वेता थाविसीन के स्थान पर थाईलैंड का 31वां प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो श्वेता थाविसीन के स्थान पर थाईलैंड का 31वां प्रधानमंत्री पेंतोंग टॉर्न शिनावात्रा को नियुक्त किया गया। अफ्रीकी महाद्वीप के बाहर एमपॉक्स वायरस के क्लेड 1 वेरिएंट का पहला मामला किस देश में पाया गया? तो यह देश हो जाएगा स्वीडन, जो कि यूरोपीय देश है। 15 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, कृषि मंत्री हैं। नवरोज या नौरोज त्योहार किस धर्मों में मनाया जाता है नववर्ष के रूप में? पारसी। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? बुक भारत के 75 महान क्रांतिकारी किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो इसे लिखा है भीम सिंह ने, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया। ओके, ठीक है। अब कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर। नवा महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो इसे जीता है स्पेन ने। स्पेन ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर नवा महिला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 जीता था। ठीक है, स्पेन ने। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो मैथ्यूज, इनका पूरा नाम देखिए, एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका के। ठीक है। और 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा या कौन रहा? तो यह रहा है आर्मी, फर्स्ट नंबर पर, सेकंड पर कर्नाटका और थर्ड पर रही महाराष्ट्र। तो बिल्कुल सही आंसर आया है राधा शर्मा का। ठीक है, इन्होंने रनर अप के बारे में ही बताया और 3 पदक तालिका में, मेडल टेली में 3 जो टॉप थे उनके बारे में भी अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो यहां पर हमने क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लिए। अब आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत और किस देश के मध्य गेलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना शुरू की जाएगी? सेकेंड, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? और थर्ड, सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में पाए जाते हैं टाइगर रिपोर्ट 2022 के अनुसार? सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में? तो तीनों ही क्वेश्चन को नोट कीजिए, ध्यान से कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सेलिब्रेट कीजिए त्योहार को, रक्षाबंधन को, खुशी खुशी पूरे परिवार के साथ। फिर मुलाकात करेंगे कल के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कल के सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।